गुड इवनिंग। हाँ भाई, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आज तक एग्जाम में उस चैप्टर से आए हुए हैं। बिल्कुल सिर्फ टोटल 18 क्वेश्चंस ही हमारे पास, काफ़ी कम क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल छोटा सा वीडियो होगा, 40-45 मिनट में हम ये सारे क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Mr. Ankit Sharma wants to form a LLP taking him, his wife, Mrs. Archika Sharma, and one HUF as partner for that. Whether this LLP can be incorporated, explain. क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन है, मिस्टर अंकित शर्मा नाम के एक आदमी है जो एक एलएलपी बनाना चाहते हैं जिसके अंदर वो खुद पार्टनर रहेंगे, उनकी वाइफ अर्चिका शर्मा पार्टनर रहेगी और एक एचयूएफ को वो पार्टनर बनाना चाहते हैं। क्या वो ये एलएलपी बना सकते हैं? क्या वो ये एलएलपी बना सकते हैं? क्या वो आगे बढ़ सकते हैं? आपसे पूछ रहे हैं एलएलपी एक्ट 2008 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए बताइए। हमने बोला कि देखो एलएलपी बनाने के लिए दो लोग एलिजिबल है जो एलएलपी बना सकते हैं। एलएलपी कैन बी फॉर्म्ड बाय एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल एलएलपी बना सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट बना सकता है। हमने बोला एलएलपी कौन बना सकता है? एनी इंडिविजुअल और एनी बॉडी कॉर्पोरेट कैन फॉर्म अ एलएलपी। हमने बोला मिस्टर अंकित शर्मा इंडिविजुअल है, मिसेस अर्चिका शर्मा भी इंडिविजुअल है, तो ये दोनों तो एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं। रही बात एचयूएफ, क्या एचयूएफ जो है वो एलएलपी की पार्टनर बन सकती है या नहीं? तो उसके लिए हमने बोला कि इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट चेक करना पड़ेगा। इंडिविजुअल तो एचयूएफ नहीं होता है। क्या एचयूएफ बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आती है? क्या एचयूएफ बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर आती है? तो हमने बोला कि भैया बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन को डिफाइन किया है एलएलपी ने सेक्शन नंबर 2 के अंदर। उसने क्या डिफाइन करा है? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब वो कंपनी जो कंपनी से 2013 में बनी है। साथ ही साथ ऐसी कोई भी एलएलपी जो इस एक्ट में बनी हुई है, ऐसी कोई भी एलएलपी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, या ऐसी कोई भी कंपनी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, पर बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंक्लूड नहीं करना है कॉर्पोरेशन सोल को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, या ऐसा कोई सा बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, इन लोगों को आपको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करना है। सर ये क्या बोल रहे हो? 2 मिनट से आप वापस से कंसोलिडेट करते हैं। एलएलपी कौन बना सकता है? सर एलएलपी दो लोग बना सकते हैं, एनी इंडिविजुअल और अ बॉडी कॉर्पोरेट। कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी बना सकता है। हमने बोला बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या? तो मैंने बोला बॉडी कॉर्पोरेट में 4 चीजें आती है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एलएलपी एक्ट 2008, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। क्या मैंने यहाँ पे एचयूएफ बोला? मैंने बोला नहीं। साथ ही साथ मैंने ये भी बोल दिया कि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में 3 लोगों को तो मत लेना। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मत लेना, दूसरा कॉर्पोरेशन सोल को मत लेना, तीसरा ऐसा कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन कर दे या बोल दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। एचयूएफ की बात हमने कहीं भी नहीं करी, तो इसका मतलब है सर एचयूएफ जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आता है। ठीक है, एलएलपी बना कौन सकता है? इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, और एचयूएफ जो है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप एचयूएफ को एलएलपी का पार्टनर नहीं बना सकते। तो ये जो मिस्टर अंकित शर्मा सोच रहे हैं कि मैं एक एलएलपी बना लूं, मेरी वाइफ और एचयूएफ को पार्टनर बना के, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो अपनी वाइफ को तो पार्टनर बना सकते हैं पर एचयूएफ को पार्टनर नहीं बना सकते हैं। एचयूएफ इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कैन नॉट बी पार्टनर इन एलएलपी, इसीलिए वो एलएलपी में पार्टनर भी नहीं बन सकती। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या? अरे सर वापस से रिपीट क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन। मतलब क्या? बॉडी कॉर्पोरेट की मतलब क्या? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब 4 चीजें। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 2013, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एलएलपी एक्ट 2008, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बॉडी कॉर्पोरेट शेल नॉट इंक्लूड 3 चीजों को बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड नहीं करना है। पहला कॉर्पोरेशन सोल, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन तीनों को इंक्लूड नहीं करना है, उन 4 को इंक्लूड करना है, उसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। 3 चीजें इंक्लूड करो, 3 में एक ये चौथी ये रही कंपनी एक्ट 2013। 3 चीजों को हटाओ और आपकी बन जाएगी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द टर्म फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या? लो भाई, जीवन भर से पढ़ते आ रहे फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या, और इन्होंने पूछ लिया। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है सर 1 अप्रैल से साल चालू हुआ जो खत्म कहां पे होगा? 31 मार्च के दिन। अ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April and ending on a 31st March is what we call financial year.
हालांकि अगर कोई एलएलपी 30 सितंबर के बाद बनी है, ऐसी कोई एलएलपी है जो 30 सितंबर के बाद बनी है, मान लो 1 अक्टूबर के दिन बनी है या 1 अक्टूबर के बाद कभी भी बनी है, तो ऐसे केस में ये एलएलपी चाहे तो अपना फाइनेंशियल ईयर 15 मंथ का भी रख सकती है। कैसे सर, क्या बोल रहे हो आप? 18 मंथ का भी रख सकती है, क्या बोल रहे हो आप? देखो मैं ये बोल रहा हूं कि एक एलएलपी 25 अगस्त 2024 के दिन बनी, इस एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? मैंने बोला सर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। मैंने बोला बहुत बढ़िया, फाइनेंशियल ईयर समझ में है। फिर मैंने बोला कि ये एलएलपी मान लो 25 अगस्त की जगह 25 अक्टूबर को बनी होती तो क्या? 25 अक्टूबर 2024 को अगर ये एलएलपी बनी होती तो आप क्या करते? मैंने बोला ऐसे केसेस में वैसे तो इस एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होना चाहिए? 31 मार्च 2025 को, पर मैं इसको एक्सटेंशन देके ये बोल देता हूं कि आप आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2026 तक चला लो। इसका मतलब क्या? अगर आप 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुए हैं तो ऐसे केसेस में फॉलोइंग 31 मार्च जो होगा वो वाला फाइनेंशियल ईयर आपके लिए एंड होगा। तो 31 मार्च 2025 ना होते हुए 31 मार्च 2026 के दिन आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। ऐसे केसेस में जो एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है उनका फाइनेंशियल ईयर मे एंड ऑन 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। इस साल में जो 31 मार्च आया उसके बाद फॉलोइंग 31 मार्च जो आएगा वहां पे उस एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर जो है वो खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। लो भाई, एक एलएलपी है जिसके अंदर दो पार्टनर्स के बीच में क्या हो गए? लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जोपर्डाइज द स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, जिसकी वजह से क्या हुआ? बिजनेस की जो स्टेबिलिटी है वो कैसी हो गई? खत्म हो गई। आउट ऑफ 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स थे, 1 ड्यू टू क्वेरल मतलब मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, लेफ्ट द एलएलपी। 2 पार्टनर में से एक पार्टनर ने एलएलपी छोड़ दी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे इसलिए। द अदर पार्टनर अलोन कंटिन्यूड द बिजनेस ऑफ एलएलपी, जो एक बचा हुआ था पार्टनर उसने बोला कि मैं तो बिजनेस चालू रखूंगा, अकेला ही एलएलपी चलाने लग गया। यू आर बींग एक्सपर्ट इन लॉ, लो भाई आपको बोल रहे हैं कि आप लॉ के एक्सपर्ट हो, थोड़ी वैल्यू करो अपने आप की। यू आर बींग एक्सपर्ट इन लॉ रिक्वेस्टेड टू एक्सप्लेन द प्रोविजंस गवर्निंग द एलएलपी बीइंग ऑपरेटेड बाय सिंगल पार्टनर। क्या एक एलएलपी सिंगल पार्टनर से चल सकती है क्या? और कब उसका वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल करता है? इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहला तो ये बोल रहा है कि अगर एलएलपी में एक ही पार्टनर है तो इससे रिलेटेड एलएलपी एक 2008 क्या बात करता है वो बता दो। तो हमने बोला यार ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। सेक्शन नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक एलएलपी चलाने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। एक एलएलपी चलाने के लिए उसमें मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। अगर किसी भी समय ये नंबर 2 से कम होता है, पार्टनर्स का काउंट 2 से कम होता है, तो जो लोन पार्टनर है, जैसे अभी तक 2 पार्टनर थे ए और बी, अब इसमें से एक पार्टनर ने छोड़ दिया, मान लो अब बचा सिर्फ ए, बी ने छोड़ दिया, तो ये ए पार्टनर है, इसको 6 महीने के अंदर अंदर कोई सेकंड पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर अंदर कोई सेकंड पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। अगर 6 महीने में सेकंड पार्टनर नहीं ढूंढ पाया तो ये जो ए था, जो लोन पार्टनर था, जो अकेले एलएलपी चला रहा था, इसके ऊपर पर्सनल लाइबिलिटी आ जाएगी। वैसे तो एलएलपी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड। पार्टनर्स लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड अप टू द इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है आपकी लाइबिलिटी उतनी आएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, पार्टनर एलएलपी के केस में, पर वो तब तक ही होगी जब पार्टनरशिप हो। अरे भाई पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? 2 और मोर पर्सन। किसी भी फॉर्म को हम पार्टनरशिप कब बोलते हैं? जब उसमें कम से कम 2 पार्टनर्स हो। आपने तो 2 पार्टनर को एक ही कर दिया और उस बात को 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद भी आप पार्टनरशिप चलाते जा रहे हो। तो ऐसे केसेस में जो सोल प्रोपराइटर है, मतलब जो सोल पार्टनर है, वो सोल पार्टनर कन्वर्ट किस में हो जाएगा? सोल प्रोपराइटर में, और उसकी लाइबिलिटी कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड, जिसे हम पर्सनल लाइबल भी बोलते हैं। पर्सनली लाइबल भी वो हो जाएगा। सेक्शन नंबर 6 बोलता है कि एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। एवरी एलएलपी शुड हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर इज रिड्यूस्ड बिलो 2, किसी भी समय अगर नंबर ऑफ पार्टनर 2 से कम होता है, एंड एलएलपी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ, और एलएलपी अपना धंधा जो है वो 6 महीने से ज्यादा चलाती है, वाइल द नंबर इज सो रिड्यूस्ड, अभी भी नंबर कितना है एलएलपी में? एक ही है पार्टनर का। द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर ऑफ द एलएलपी ड्यूरिंग द टाइम, जो एक पार्टनर उस समय पे था, दैट इज सो कैरिंग ऑन द बिजनेस आफ्टर दो 6 मंथ, 6 महीने बाद भी अगर वो बिजनेस चलाता है और उसे ये पता है कि मैं इस बिजनेस में अकेला ही पार्टनर हूं, उसे पता है कि मैं अकेला ही पार्टनर बचाऊं, शेल बी लाइबल पर्सनली फॉर द ऑब्लिगेशन। फिर 6 महीने के बाद जो भी लाइबिलिटी आएगी एलएलपी की, उसके लिए आप पर्सनली लाइबल रहेंगे, अनलिमिटेड लाइबल रहेंगे इंस्टेड ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। क्वेश्चन था दूसरा,
वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, ऐसे कौन से केसेस हैं, सेक्शन नंबर 64 हम लोग पढ़ते हैं जहां पे ऐसे प्रोविजंस आते हैं कि कब जो ट्रिब्यूनल है वो वाइंडिंग अप ऑर्डर कर सकता है किसी भी एलएलपी का। ट्रिब्यूनल कब किसी भी एलएलपी को बंद करवा सकता है, उसके हम 5 केसेस पढ़ते हैं। पहला कौन सा, एलएलपी डिसाइड्स दैट एलएलपी वुड बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, एलएलपी ने मन में ठान लिया कि हमारा अंत कर दिया जाए। एलएलपी ने खुद ने क्या बोला कि ट्रिब्यूनल जो है वो हमारा अंत कर दे, हमें वाइंड अप कर दे। दूसरा, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ नंबर ऑफ पार्टनर इज रिड्यूस्ड बिलो 2, 6 महीने से ज्यादा हो गए और अब आपके नंबर ऑफ पार्टनर 2 से कम है, मतलब एक सिंगल पार्टनर 6 महीने से ज्यादा से बिजनेस चला रहा है, तो ऐसे केसेस में आप पर्सनली लायबल तो होंगे ही सही, साथ साथ में ट्रिब्यूनल जो है वो आपकी एलएलपी को बंद भी करवा देगा। थर्ड, एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के अगेंस्ट में आपने कुछ काम कर दिया तो ऐसे केसेस में आपको ट्रिब्यूनल वाइंड अप कर देगा। LLP made a default in filing with registrar the statement of accounts and solvency or annual return for any 5 consecutive financial year। क्या हुआ, एलएलपी को, हर एलएलपी को सेक्शन नंबर 34 में एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइल करना होता है। आपने पिछले 5 सालों से पिछले 5 सालों से डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को फाइल नहीं करें, तो ऐसे केसेस में ट्रिब्यूनल आपकी एलएलपी को बंद कर देता है। इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट एलएलपी वुड बी वाइंड अप कर देगा ट्रिब्यूनल, अगर उसको ऐसा लगता है कि एलएलपी को चलाने से ज्यादा फायदा किसमें है, एलएलपी को बंद कर देने में। एलएलपी के अंदर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स हैं उनके बीच में आपस में बन नहीं रही है, मैनेजमेंट में और पार्टनर्स में बन नहीं रही है, तो ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल, ज्यादा सूझबूझ वाली बात यही है कि इस एलएलपी को बंद कर दिया जाए। अगर ऐसा लग रहा है, किसको ऐसा लग रहा है, अगर ट्रिब्यूनल को, तो ऐसे केसेस में ट्रिब्यूनल जो है वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर आपका दे देगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक एलएलपी है राम इंफ्रा डेवलपमेंट नाम की, जिसके अंदर 4 पार्टनर हैं। 4 पार्टनर कौन कौन से हैं, एक बार हमें इसको लिख लेना चाहिए। 4 पार्टनर के नाम क्या है, राहुल, ठीक है, दूसरे का नाम क्या है, रहीम, ठीक है, राहुल, रहीम, करतार और एल्बर्ट, करतार और एल्बर्ट, ठीक है, 4 पार्टनर्स हैं, राहुल, रहीम, करतार और एल्बर्ट, जिसमें से मिस्टर राहुल एंड मिस्टर अल्बर्ट आर नॉन रेसिडेंट। लो भाई, राहुल और अल्बर्ट ये नॉन रेसिडेंट है और अल्बर्ट भी नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। वाइल अदर 2 आर रेसिडेंट, ये जो रहीम और करतार है ये दोनों कैसे हैं, रेसिडेंट। एलएलपी वांट्स टू मेक मिस्टर राहुल एंड मिस्टर रहीम एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, राहुल और रहीम इसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाहती है और इसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाहती है। एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 वेदर एलएलपी कैन डू सो, क्या एलएलपी ऐसा कर सकती है। तो इसके लिए तो सर हमको पहले सेक्शन नंबर 7 पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर 7 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 7 ये बोलता है कि एक एलएलपी के अंदर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। एक एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, जिसमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए, जिसमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट का मतलब वो जो पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन इंडिया में रहा हो, ठीक। हमने बोला एक एलएलपी के अंदर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, जिसमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए। तो एलएलपी क्या करना चाहती है, राहुल और रहीम को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाहती है। मतलब एलएलपी बोल रही है कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। बोला बराबर बात है यार, प्रोविजन भी यही बोलता है और एलएलपी भी यही चाहती है। आउट ऑफ विच वन शुड बी रेसिडेंट, जिसमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए। हमने बोला हाँ रहीम तो रेसिडेंट है, माना कि राहुल नॉन रेसिडेंट है, पर ये जो रहीम है ये तो रेसिडेंट है। तो इस हिसाब से जो एलएलपी कर रही है उसमें कोई गलती वाली बात नहीं है, एलएलपी कैन डू सो। इसका आंसर गलत है यहाँ पे, बिसाइड्स मिस्टर राम रहीम, थोड़ी सी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इस आंसर को डिस्कार्ड कर दीजिए और सही वाला आंसर मैंने आपको बता दिया कि एलएलपी कैन प्रोसीड। क्यों, क्योंकि मिस्टर रहीम जो है वो तो रेसिडेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द टर्म स्मॉल एलएलपी एज पर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। स्मॉल एलएलपी का मतलब क्या, स्मॉल एलएलपी मतलब वो एलएलपी सर जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख को एक्सीड ना करे एंड टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड ना करे, उसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एलएलपी बोलते हैं। ध्यान रहे यहां पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है स्मॉल एलएलपी स्मॉल कंपनी के कॉन्सेप्ट से। एक स्मॉल कंपनी भी हम पढ़ते हैं और एक स्मॉल एलएलपी पढ़ते हैं। ध्यान रहे स्मॉल एलएलपी के अंदर लिमिट क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर मुदीत
क्रेडिटर ऑफ देवीराम फूड सर्कल एलएलपी, एक एलएलपी है देवीराम फूड सर्कल, उसके क्रेडिटर है जिनका नाम क्या है, मिस्टर मुदीत। ही हैज अ क्लेम ऑफ ₹10 लाख, उनको एलएलपी से 10 लाख रुपए लेना है। बट द वर्थ ऑफ असेट ऑफ एलएलपी आर 7 लाख, पर एलएलपी में पैसे बचे कितने, अब सिर्फ 7 लाख रुपए। एलएलपी की असेट्स भी आप बेचोगे तो कितने पैसे मिलेंगे आपको, मात्र 7 लाख रुपए। नाउ मिस्टर मुदीत वांट्स टू मेक द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी पर्सनली लाइबल। मिस्टर मुदीत बोलते हैं मुझे कोई मतलब नहीं, एलएलपी के पास 7 लाख रुपए बचे हैं, मुझे तो मेरा पूरा 10 लाख रुपए चाहिए, मैं तो एलएलपी के पार्टनर से ले लूंगा, ये जो बचा हुआ 3 लाख रुपए है ये मुझे पार्टनर से दिलवाओ। मिस्टर मुदीत वांट्स टू मेक पार्टनर्स ऑफ एलएलपी पर्सनली लाइबल फॉर 3 लाख। वेदर बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 मिस्टर मुदीत कैन क्लेम द डेफिशिएंसी फ्रॉम पार्टनर, क्या वो पार्टनर से डेफिशिएंसी क्लेम कर सकते हैं। हमने बोला क्या फालतू बातें कर रहे हो यार, क्या फालतू बातें कर रहे हो। एलएलपी का मतलब क्या होता है, चलो फुल फॉर्म बोलो। एलएलपी मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी, पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। तो लिमिटेड का मतलब क्या होता है, लिमिटेड का मतलब यह होता है कि आपकी लाइबिलिटी उतनी ही आएगी जितना आपने एलएलपी में इन्वेस्टमेंट किया है, जितना आपने एलएलपी में इन्वेस्टमेंट किया है। आप पर्सनली लाइबल नहीं होंगे, मतलब आपने एलएलपी में 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, आपके सिर्फ 5 लाख रुपए ही डूब सकते हैं, इससे ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम मेरा घर बेच दोगे एलएलपी में नुकसान हो गया तो। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी के केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। ये एलएलपी हमने बनाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप कैसी होती है, लिमिटेड। तो ये जो मिस्टर मुदीत का दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा और हमें इनको बोलना पड़ेगा कि नहीं भैया नहीं, ये 3 लाख रुपए तुम मुझसे घर आके नहीं ले सकते, जितनी असेट देवीराम फूड सर्कल एलएलपी के पास है सिर्फ उतने ही पैसे आप रिकवर कर सकते हैं मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स की लाइबिलिटी यहां पे प्रोटेक्टेड है और वो पर्सनली लाइबल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्रेडिटर्स ऑफ देवीराम सर्कल, ये देखो इसका आंसर क्या लिखा है, क्रेडिटर्स ऑफ देवीराम सर्कल आर द क्रेडिटर्स ऑफ देवीराम सर्कल ओनली, पार्टनर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल। और मिस्टर मुदीत जो है वो डेफिशिएंसी 3 लाख रुपए की क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन राकुल आर कॉलेज फ्रेंड्स इंटेंड टू डू ट्रेडिंग इन ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मोहन और राकुल नाम के 2 दोस्त हैं, बिजनेस चालू करना चाहते हैं। दे हैव मेट मिस्टर जॉन एंड मिस्टर कैट, मिस्टर जॉन और मिस कैट 2 नॉन रेसिडेंट हैं, उनसे वो लोग मिले और बोला कि चलो चारों लोग मिलकर क्या करें, एलएलपी स्टार्ट करते हैं। कौन कौन है 4 लोग, एक बार लिख लेते हैं। 4 लोग कौन कौन है, 4 लोग है सर, मोहन, राकुल, और कौन है, जॉन और कैट। जॉन और कैट, जॉन और कैट दोनों नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। चारों मिलके एलएलपी स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और नाम क्या रखेंगे, मोहन जॉन एलएलपी उसका नाम रखेंगे, जिसमें 1 लाख रुपए सभी लोग मिलाएंगे, बहुत बढ़िया, 4 लाख रुपए हो जाएंगे आपके पास। द एलएलपी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 अक्टूबर 24, 15 अक्टूबर 2024 के दिन उन्होंने एलएलपी बना ली। एलएलपी इंटेंड्स टू अपॉइंट मिस्टर जॉन एंड मिस कैट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, मिस्टर जॉन और मिस कैट को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाहती है और कंपनी सेक्रेटरी से पूछ रही है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। हमने बोला कि देखो हम कंपनी सेक्रेटरी तो नहीं है पर तुमको जवाब फिर भी दे देंगे। एलएलपी का सेक्शन नंबर 7 क्या बोलता है कि एक कंपनी के अंदर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए जिसमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए। आप बोल रहे हो कि जॉन और कैट को क्या कर दे, हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दे। अरे ये तो दोनों के दोनों नॉन रेसिडेंट है, आप इन दोनों में से एक को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दो और कम से कम इन दोनों में से एक को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दो ताकि एक रेसिडेंट हो जाए और एक चाहो तो नॉन रेसिडेंट रख सकते हो। क्यों, क्योंकि मिनिमम 1 रेसिडेंट शुड बी देयर इन द डेजिग्नेटेड पार्टनर। Question number 9. LLP is an alternative corporate business form that gives the benefit of limited liability of a company and flexibility of partnership. Explain. बिल्कुल प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस बिल्कुल 0। ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में देखे नहीं जाते हैं। क्या बोल रहा है, LLP एक ऐसा बिजनेस का स्ट्रक्चर है, एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट मिलता है जो कंपनी में भी मिलता है और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है पार्टनरशिप की, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कहां की, पार्टनरशिप की, और लिमिटेड लाइबिलिटी कहां की मिलती है, कंपनी की। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हमने बोला बिल्कुल बराबर बात है यार, जैसे कंपनी के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है वो वाला फीचर हमको एलएलपी में मिलता है, पर कंपनी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है जैसी पार्टनरशिप में मिलती है। पार्टनरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलती है पर पार्टनरशिप में लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है। तो हमने बोला कि दोनों को मिला के एक नया फॉर्म बना और 2008 के अंदर हमने एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नाम का कॉन्सेप्ट लाए जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी पार्टनरशिप वाली और लाइबिलिटी होगी कंपनी वाली। बिल्कुल यही बात यहां पे इन्होंने लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर प्रतीक हैज स्टार्टेड एलएलपी अलॉन्ग विद द ब्राउन लिमिटेड एंड पिक्चर लिमिटेड। लो भाई, मिस्टर प्रतीक नाम के एक पर्सन है जिन्होंने एलएलपी स्टार्ट करी जिसके अंदर वो खुद पार्टनर है
और ब्राउन लिमिटेड और पिक्चर लिमिटेड को उन्होंने पार्टनर बनाया। एज पर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 एडवाइज एलएलपी अबाउट हु कैन बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द फर्म, कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर उस एलएलपी का बन सकता है। हमने बोला पहले तो हमसे ये बात कर लो कि एलएलपी के अंदर पार्टनर बन कौन सकता है। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1 में अभी बताया तो था, एलएलपी के अंदर पार्टनर दो लोग बन सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल, दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट। हमने बोला मिस्टर प्रतीक तो इंडिविजुअल है, देखो लिख भी दिया उन्होंने। हमने बोला बहुत अच्छी बात है, मिस्टर प्रतीक इंडिविजुअल है तो ये जो है वो एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं। दूसरा आता है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर 4 चीजें आती है। सबसे पहली कौन सी आती है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ब्राउन लिमिटेड एक कंपनी है, पिक्चर लिमिटेड एक कंपनी है, तो ये दोनों भी एलएलपी में बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में कवर होती है और बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। तो मैंने बोला हाँ भाई मिस्टर प्रतीक, ब्राउन लिमिटेड और पिक्चर लिमिटेड, ये तीनों जो हैं ये तीनों मिलकर एक एलएलपी बना सकते हैं, ये तीनों पार्टनर बन सकते हैं। फिर उसने पूछा कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा। मैंने बोला डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए सेक्शन नंबर 7 पे जाना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 7 ये बोलता है कि एक एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, दोनों इंडिविजुअल्स होने चाहिए, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, रेसिडेंट। मैंने बोला यहां रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का झगड़ा तो मिटा दो, ऐसी कोई बात क्वेश्चन ने नहीं करी। पर क्वेश्चन में एक बात आ गई कि इंडिविजुअल एक ही है, बाकी 2 क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। जबकि सेक्शन 7 का प्रोविजन क्या बोलता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी इंडिविजुअल्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कैसे होने चाहिए, इंडिविजुअल्स होने, जिंदा इंसान होने चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर। कंपनी तो जिंदा इंसान नहीं है ना, ये तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन शुड बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो हमने बोला कि जो ब्राउन लिमिटेड है और ये जो पिक्चर लिमिटेड है ना, इसके ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को लेके आइए, उन्हें आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बना लो। अगर किसी एलएलपी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर हैं तो ऐसे केसेस में बॉडी कॉर्पोरेट को एक ऑथोराइज्ड पर्सन को नॉमिनेट करना पड़ेगा कि हमारे बिहाफ पे ये पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर में रिप्रेजेंटेशन अपना देगा, नॉमिनेशन अपना देगा। यही बात यहां पे लिखी हुई है। सेक्शन नंबर 7 ऑफ एलएलपी क्या बोलता है, एवरी एलएलपी शेल हैव एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए हु आर इंडिविजुअल्स। इंपॉर्टेंट क्या बोल रहे हैं, दोनों इंडिविजुअल्स होना चाहिए एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी रेसिडेंट। मैंने बोला रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के झगड़ा तो हम कर चुके दूसरे क्वेश्चंस में, यहां रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट की कोई दिक्कत नहीं, यहां तो इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है, हु शुड बी इंडिविजुअल्स। प्रोवाइडेड दैट इफ इन एलएलपी, प्रोवाइडेड दैट अगर किसी एलएलपी में ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, किसी एलएलपी के अंदर हो सकता है सभी के सभी क्या हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई भी इंडिविजुअल ना हो, और इन विच 1 और मोर पार्टनर आर इंडिविजुअल, जिसके अंदर एक से ज्यादा पार्टनर इंडिविजुअल हैं और बॉडी कॉर्पोरेट हैं। एटलीस्ट, काम की बात क्या लिखी हुई है, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर्स ऑफ सच एलएलपी, 2 इंडिविजुअल्स जो एलएलपी के पार्टनर हैं, या फिर और नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट, जो नॉमिनी जो बॉडी कॉर्पोरेट को आप पार्टनर बना रहे हैं उसके नॉमिनी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना पड़ेगा। इन द गिवन क्वेश्चन मिस्टर प्रतीक तो पार्टनर बनी जाएंगे, साथ ही साथ जो 2 बॉडी कॉर्पोरेट है उनमें से किसी एक के नॉमिनी को आप क्या करेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ध्यान देंगे इधर, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर ध्यान देंगे। क्या बोल रहा है, मैसेस वर्धमान स्टील्स एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई 1 सितंबर 2024 के दिन, ठीक है। 1 जनवरी 2025 के दिन वन पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम क्या है, वर्धमान स्टील एलएलपी, इज रजिस्टर्ड विथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सिंस 1 जनवरी 2000। ठीक, क्या हुआ, क्वेश्चन वापस से 2 लाइन को वापस से पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, मैसर्स वर्धमान स्टील एलएलपी नाम की एक एलएलपी है जो 1 सितंबर 2024 के दिन बनाई गई। 1 जनवरी 2025 के दिन वर्धमान स्टील नाम की एक एलएलपी है, उसका एक पार्टनर है, उसने एलएलपी को रिक्वेस्ट करी दैट, क्या रिक्वेस्ट करी, नेम ऑफ एलएलपी, उसने रजिस्ट्रार को क्या रिक्वेस्ट करी, नेम ऑफ एलएलपी इज नियरली रिसेंबल विद द नेम ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। ये जो एलएलपी का नाम है वर्धमान स्टील एलएलपी, ये एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म वर्धमान स्टील एलएलपी के नाम से रिसेंबल करती है। वर्धमान दोनों एक जैसे लगते हैं। द नेम ऑफ एलएलपी शुड बी चेंज, वो बोल रहे हैं कि एलएलपी जो है ना इसका नाम बदल दो। कौन बोल रहा है, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बोल रहा है कि इस एलएलपी का नाम आप बदल दो। क्यों, क्योंकि हम तो देखो सन 2000 ईयर 2000 में इनकॉर्पोरेट हुए थे, ये तो 2024 में इनकॉर्पोरेट है, ये नई इनकॉर्पोरेट है, इसका नाम चेंज हो जाना चाहिए।
एक्सप्लेन वेदर वर्धमान स्टील एलएलपी इज लाइबल टू चेंज इट्स नेम। क्या इस एलएलपी को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, आपसे पूछ रहे हैं। हमने बोला कि नहीं यार ये क्या फालतू बातें कर रहे हो। सेक्शन नंबर 15 में गौरव सर ने क्या पढ़ाया था, सेक्शन नंबर 15 में गौरव सर ने ये पढ़ाया था कि किसी भी एलएलपी का नाम रिसेंबल या आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। किसी भी एलएलपी का नाम रिसेंबल या आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, या फिर नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अनडिजायरेबल हो। मैंने बोला सेक्शन नंबर 15 में क्या बोला कि सेक्शन नंबर 15 के अंदर किसी भी एलएलपी का नाम एक तो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद ना आए ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपका नाम आइडेंटिकल या रिसेंबल नहीं करना चाहिए किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी से, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से, या किसी ट्रेडमार्क से जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में रजिस्टर्ड हो। वापस से कोई जल्दी नहीं। सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है कि नेम ऑफ एलएलपी, किसी भी एलएलपी का नाम शुड नॉट बी, किसी भी एलएलपी का नाम कैसा नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद ना हो, अनडिजायरेबल हो, या फिर और आइडेंटिकल और क्लोजली रिसेंबल, वो आइडेंटिकल हो या क्लोजली रिसेंबल करता हो टू नेम ऑफ एनी एलएलपी। कोई एग्जिस्टिंग एलएलपी है उसके नाम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, और किसी ट्रेडमार्क से भी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। वो वाला ट्रेडमार्क जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में रजिस्टर्ड हो। ऐसा नहीं कि वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ही ना हो, जब तक वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होगा वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। हमने बोला चार नाम सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आते हैं। पहला तो वो अनडिजायरेबल हो, दूसरा वो आइडेंटिकल या क्लोजली रिसेंबल हो किसी एलएलपी से, किसी कंपनी से, या किसी ट्रेडमार्क से। हमने बोला कि भैया तुम्हारा वर्धमान स्टील पार्टनरशिप फर्म है, और पार्टनरशिप फर्म तो हमने यहां पे पढ़ी नहीं। ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म से अगर नाम रिसेंबल हो रहा हो एलएलपी का, उस नाम से एलएलपी रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म की कोई बात नहीं है, कंपनी की बात की हुई है, एलएलपी की बात की हुई है और ट्रेडमार्क की बात की हुई है। यहां तो पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म से अगर आपका नाम रिसेंबल हो भी रहा है, आइडेंटिकल हो भी रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको आपका नाम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे केसेस में आपको आपका नाम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, Messrs वर्धमान स्टिल नीड नॉट टू चेंज इट्स नेम इवन इट रिसेंबल विद द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो है वो उस एक्सेप्शन में नहीं आता है। वहां पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म से आपका नाम रिसेंबल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 12, XYZ LLP registered under the LLP Act 2008 with the name that was later found to be identical to an existing company। लो भाई, XYZ LLP है जो रजिस्टर तो हो गई, बाद में पता चला कि XYZ LLP का नाम तो रिसेंबल करता है एक कंपनी से, जिस कंपनी का नाम क्या है, XYZ OPC प्राइवेट लिमिटेड। हमने बोला हाँ भाई XYZ रिसेंबल को करता है, और साथ ही साथ LLP का नाम कंपनी से रिसेंबल नहीं होना चाहिए, यहां तो रिसेंबल हो गया। द सिमिलरिटी वॉज नॉट नोटिस एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब LLP बनाई गई ना उस समय पे इस बात पे किसी ध्यान नहीं दिया। एक्सप्लेन विद द प्रोविजंस ऑफ LLP व्हेन द नेम ऑफ LLP इज आइडेंटिकल, जब नाम आइडेंटिकल होता है तो क्या होता है। हमने बोला देखो कि सेक्शन नंबर 15 में क्या बोला था कि नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। नाम आइडेंटिकल हो गया तो क्या, तो मैंने बोला कि डरने वाली कोई बात नहीं, तो उस बारे में सेक्शन नंबर 17 बात करता है। उस बारे में सेक्शन नंबर 17 बात करता है। सेक्शन नंबर 17 क्या बोलता है कि अगर किसी LLP का नाम किसी एग्जिस्टिंग LLP या कंपनी से आइडेंटिकल या रिसेंबल हो रहा है, तो ऐसे केसेस में उसे 3 मंथ के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम चेंज करना होता है, और फिर अगले 30 दिनों के अंदर अंदर ROC को इंटीमेट करना होता है कि सर हमारा नाम चेंज हो गया है, अब हम इस नए नाम से जाने जाते हैं। वापस से सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है, किसी भी LLP का नाम अनडिजायरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल या रिसेंबल नहीं होना चाहिए किसी कंपनी LLP से या किसी ट्रेडमार्क से। अगर हो गया आइडेंटिकल या रिसेंबल किसी कंपनी, ट्रेडमार्क या LLP से, तो ऐसे केसेस में विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, और अगले 30 दिनों के अंदर अंदर ROC को इंटीमेट करना पड़ेगा कि हमारा नाम चेंज हो गया है। ठीक। फॉर्मेलिटीज, क्या फॉर्मेलिटीज है जब आपका नाम एक बार चेंज हो जाता है,
तो अगर एलएलपी का नाम चेंज हो जाता है तो ऐसे केसेस में 15 दिनों के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमारा नाम चेंज हो गया है, और अगले 30 डेज के अंदर अंदर आपको आपके एलएलपी एग्रीमेंट में भी तो चेंज करना पड़ेगा। जो फॉर्म नंबर 3 के अंदर आप एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करते हो वो एलएलपी एग्रीमेंट भी तो आपको अपडेट करना पड़ेगा नए नाम के साथ। तो 15 दिन में आरओसी को बताओ और 30 दिनों के अंदर अंदर एलएलपी एग्रीमेंट भी चेंज कर लो। क्वेश्चन नंबर 13, कनिक, प्रियांश, अभिनव और भावना 4 पार्टनर्स हैं सिंह जैन एंड एसोसिएट्स एलएलपी के अंदर, ठीक है। अभिनव रिजाइन फ्रॉम द फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2024। लो भाई 1 नवंबर 2024 को चारों दोस्तों के बीच में झगड़े हुए और उसमें से अभिनव जो बोला कि मैं तो जा रहा हूं, बाय बाय, बट दिस वॉज नॉट इन्फॉर्म टू आरओसी बाय एलएलपी और अभिनव। लो भाई चले तो गए, माई बाप को नहीं बताया, चला तो गया अभिनव पर उसने आरओसी को नहीं बताया, ना तो उसने बताया ना एलएलपी ने बताया, ना तो आपने बताया ना ही एलएलपी ने बताया। वेदर अभिनव विल स्टिल बी लाइबल फॉर द लॉस ऑफ फर्म, क्या आप 1 नवंबर 2024 के बाद भी, जिस दिन उसने रिटायरमेंट ले ली थी, क्या उसके बाद के ट्रांजैक्शन के लिए भी अभिनव लाइबल होगा? अगर एलएलपी में कोई लॉस होता है तो क्या उस लॉस को अभिनव को भी बियर करना पड़ेगा? हमने बोला कि ये बात तो होती नहीं है कि वो उस लाइबल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या वो रिटायर हो गया, क्या उसने एलएलपी लीगली छोड़ दी है। सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 24 ये बोलता है कि हम एलएलपी के पार्टनर को तब तक पार्टनर मानेंगे, हम एलएलपी के पार्टनर को तब तक पार्टनर मानेंगे जब तक वो अपने रेजिग्नेशन का नोटिस आरओसी को डिलीवर नहीं कर देता है। वो या फिर एलएलपी, किसी भी पार्टनर को एलएलपी का पार्टनर तब तक माना जाएगा जब तक वो अपने सेसेशन का नोटिस, अपने रेजिग्नेशन का नोटिस आरओसी को डिलीवर नहीं कर देता है। जब तक आपने नोटिस डिलीवर नहीं किया तब तक आपका रेजिग्नेशन नहीं माना जाएगा, जब तक रेजिग्नेशन नहीं माना जाएगा तब तक आप लाइबल भी रहेंगे। एज पर सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 3, वेयर अ पर्सन सीज टू बी द पार्टनर ऑफ एलएलपी, अगर उसने एलएलपी छोड़ी है, द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड स्टिल बीइंग पार्टनर, जो फॉर्मर पार्टनर है उसे हम फिर भी पार्टनर मानेंगे, अनलेस, जब तक पर्सन हैज नोटिस दैट फॉर्मर पार्टनर हैज सीज टू बी द पार्टनर ऑफ एलएलपी। फॉर्मर पार्टनर एलएलपी छोड़ चुका है ये एलएलपी को पता ना हो, और notice that the former partner has ceased to be the partner has been delivered to the registrar, उसने एलएलपी छोड़ दी है, इसका नोटिस रजिस्ट्रार को डिलीवर नहीं हो जाता तब तक। बाय वर्च्यू ऑफ द अबव प्रोविजन, ऊपर प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोई नोटिस रेजिग्नेशन का आरओसी को डिलीवर नहीं किया गया है, हम बोलेंगे 1 नवंबर 2024 के बाद के ट्रांजैक्शन के लिए भी आप पर्सनली लाइबल माने जाएंगे। पर्सनली लाइबल इन द, मेरा मतलब है कि 1 नवंबर 2024 के बाद के ट्रांजैक्शंस के लिए भी आप लाइबल माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब आप उस सेशन में से एग्जिट हो चुके एलएलपी में से, ऐसा नहीं माना जाएगा, और जो लॉस होगा 1 नवंबर 2024 के बाद वो आपको बियर भी करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 14, अमित एंड प्रिया पार्टनर थे XYZ एलएलपी में, रिसेंटली प्रिया मूव्ड टू अ न्यू एड्रेस। लो भाई अमित और प्रिया एक एलएलपी के अंदर पार्टनर है, प्रिया ने अपना एड्रेस चेंज किया है, नए एड्रेस पे चली गई, बट फॉरगेट टू नोटिफाई द एलएलपी, पर उसने एलएलपी को नहीं बताया कि मैंने अपना एड्रेस चेंज किया है विद इन द रिक्वायर्ड पीरियड। अ मंथ लेटर, 1 महीने बाद, अमित कजन रमेश एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग XYZ एलएलपी। 1 महीने बाद ये जो अमित है, इस अमित का एक कजन है जिसका नाम क्या है, रमेश, उसने बोला कि यार मैं भी तुम्हारी XYZ एलएलपी को ज्वाइन कर लेता हूं एज अ पार्टनर, एंड आफ्टर अ फ्यू डिस्कशन ही वाज एक्सेप्टेड, और कुछ समय बाद उसे एक्सेप्ट भी कर लिया कि चलो भाई तुम भी हमारे साथ एलएलपी में पार्टनर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाउएवर XYZ डिड नॉट इमीडिएटली अपडेट द आरओसी, XYZ एलएलपी जो है उसने आरओसी को अपडेट नहीं किया रिगार्डिंग प्रियास एड्रेस चेंज, प्रिया ने जो एड्रेस चेंज किया है उसको, उसकी जानकारी आपने आरओसी को नहीं दी, और रमेश एडमिशन, और आपने रमेश को अपने एलएलपी के अंदर पार्टनर बनाया, उसकी जानकारी भी आपने नहीं दी। 2 मंथ आफ्टर रमेश ज्वाइन, 2 महीने हो गए रमेश को ज्वाइन किए हुए, एलएलपी फाइल्ड नोटिस विद आरओसी अबाउट दिस चेंजेस, 2 महीने बाद एलएलपी की नींद खुली और उसने आरओसी को बताया। एडवाइज द एलएलपी अबाउट द डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ द एलएलपी अबाउट द नॉन कंप्लायंस, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या नॉन कंप्लायंस एलएलपी ने किया। हमने बोला नॉन कंप्लायंस तो करते ही गए यार, आपने कोई कसर ही नहीं छोड़ी, इतने सारे नॉन कंप्लायंस कर दिए।
प्रिया का एड्रेस चेंज किया तब क्या? अरे हमने बोला कि अगर किसी भी पार्टनर का कोई एड्रेस चेंज हो जाता है तो ऐसे केसेस में उस पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 15 दिनों के अंदर अंदर एलएलपी को इन्फॉर्म करे, 15 दिनों के अंदर अंदर एलएलपी को इन्फॉर्म करे। और एलएलपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर किसी पार्टनर का नेम या एड्रेस चेंज होता है तो जिस दिन चेंज हुआ उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप आरओसी को अपडेट करें। पार्टनर किसको बताएगा? एलएलपी को। एलएलपी किसको बताएगी? आरओसी को। पार्टनर एलएलपी को कितने दिन में बताएंगे? 15 दिन में। और एलएलपी आरओसी को कितने दिन में बताएगी? 30 डेज में। पर ये 30 के अंदर ये 15 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है कि 15 प्लस 30 है, ध्यान रखना। टोटल 45 नहीं है, टोटल कितना है? 30। अगर मान लो इसने 10 दिन लिए, 10 दिन में ही बता दिया, तो आपके पास कितने दिन है? 20। इसने 15 में बताया तो आपके पास भी कितने बचे? 15। ठीक, टोटल कितने दिनों के अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर जो एलएलपी है उसको आरओसी को अपडेट करना पड़ता है कि नेम या एड्रेस हमारे पार्टनर का चेंज हुआ है। साथ ही साथ अगर आपकी एलएलपी के अंदर कोई नया पार्टनर आया है तो ऐसे केसेस में ये एलएलपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आरओसी को बताए 30 डेज के अंदर अंदर, जिस दिन आपके यहां नया पार्टनर आया है उस दिन। आपने तो 2 महीने बाद बताया, तो यहां पे आपने जो है वो सेक्शन नंबर 25 का नॉन कंप्लायंस किया है, सेक्शन नंबर 25 का नॉन कंप्लायंस किया है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द प्रोटेक्शन अवेलेबल फॉर विसल ब्लोअर इन द कंटेक्स्ट ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। बता भाई, विसल ब्लोअर नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? क्या प्रोटेक्शन विसल ब्लोअर को एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर दिए हुए? सर विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है? विसल ब्लोअर का मतलब होता है सीटी बजाना। देखो क्या हुआ, एक कंपनी थी, कंपनी के अंदर क्या है? फ्रॉड हो रहा था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गलत तरीके से की जा रही थी। ऑडिट के अंदर पढ़ते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं, फ्रॉड चल रहा है अंदर, कंपनी के साथ फ्रॉड हो रहा है, डायरेक्टर्स फ्रॉड कर रहे हैं, कस्टमर के साथ, क्रेडिटर के साथ, डेटर के साथ, किसी के भी साथ भी कोई फ्रॉड हो रहा है कंपनी में। और इसकी जानकारी एलएलपी के किसी पार्टनर या एम्प्लॉय को होगा, पता चल गई। जैसे एक एलएलपी के अंदर 4 पार्टनर है, मान लो 4 पार्टनर है, ए बी सी और डी। इसमें से डी क्या है? ईमानदार। पर ये जो 3 लोग हैं ना, ए बी सी, ये तीनों मिलके क्या कर रहे थे? एलएलपी के अंदर फ्रॉड। इस बारे में डी को पता चल गया, तो डी ने क्या बोला कि यार तुम करते रहो ये फ्रॉड, मैं तो इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर दूंगा, मैं तो इनकम टैक्स को बता दूंगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? फ्रॉड। या हो सकता है ये जो एलएलपी है ना, इस एलएलपी के अंदर जीएसटी की चोरी की जा रही हो। जीएसटी पढ़ते हैं आप लोग, टैक्सेशन पढ़ते हैं, फर्स्ट ग्रुप में ही पेपर है। जीएसटी की चोरी हो रही है, मान लो जो आपको पे करना था टैक्स कुछ रिक्वायर्ड अमाउंट का, वो इतना अमाउंट का आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। मान लो कोई बैंक में धोखाधड़ी कर रहे हैं आप, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर हो रहा है, किसी भी मतलब कोई भी नॉन कंप्लायंस हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, और इसकी जानकारी किसको है? डी को पता चल गई, मतलब किसी पार्टनर को पता चल गई। तो उसने बोला कि यार मैं तो अथॉरिटी के पास जाके क्या कर दूंगा? आप लोगों की कंप्लेन कर दूंगा। तो ये जो कंप्लेन करी है इसने, इस कंप्लेन करने को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विसल ब्लोइंग। कंप्लेन करी किसने? डी ने। ये कौन है? विसल ब्लोअर। ये कौन है? विसल ब्लोअर, जिसने सीटी बजाई। और जो किया उसको क्या बोलते हैं? विसल ब्लोइंग, मतलब सीटी बजाना। ठीक, इसे बोलते हैं विसल ब्लोअर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है विसल ब्लोअर के पास एलएलपी एक्ट 2008 में? अरे यार, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये जब डी ने कंप्लेन कर दी एबीसी की, तो ये एबीसी तो जो है वो डी के खिलाफ हो जाएंगे ना। एबीसी जो है वो तो डी के खिलाफ हो जाएंगे, वो बोलेंगे तुमने हमारी कंप्लेन क्यों करी यार। अब हो सकता है इसको डराए धमकाए, इसको फर्म से निकालने की बात करे, इसके साथ लॉस कर दे, इसका किसी भी ट्रांजेक्शन में इसको निपटा दे, ऐसा कर सकते हैं, इसको डरा धमका सकते हैं। ठीक, ये ऐसा मान लो कि ए बी सी डी, ये चारों के चारों, डी भी सत्यवादी नहीं निकला, ये भी कैसा मिल गया इनके साथ, चारों के चारों मिलके क्या कर रहे हैं? फ्रॉड कर रहे हैं। पर इनकी एलएलपी के अंदर एक मिस्टर ऑनेस्ट नाम के एक एम्प्लॉय थे, जिनको पता चला कि जो एलएलपी के पार्टनर्स हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? धांधलेबाजी कर रहे हैं एलएलपी के अंदर। तो इन्होंने अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया, तो विसल ब्लोइंग कर दी। विसल बजाई किसने? मिस्टर ऑनेस्ट ने। तो विसल ब्लोअर कौन है? मिस्टर ऑनेस्ट। और ये क्या कर दिया इन्होंने? विसल बजा दी, विसल ब्लोइंग कर दी। ठीक, क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है विसल ब्लोअर के पास एलएलपी के अंदर? तो भैया अगर किसी ने विसल बजाई है एलएलपी के अंदर, तो एलएलपी एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल है, मे रिड्यूस
or waive any penalty leviable against any partner or employee if it is satisfied that। जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल है वो पेनल्टी को रिड्यूस कर सकती है, कम कर सकती है, वेव कर सकती है, मतलब पूरी तरीके से हटा सकती है, अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉय, किसी भी पार्टनर या एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी के खिलाफ, अगर सच पार्टनर और एम्प्लॉय, सच पार्टनर और एम्प्लॉय का मतलब क्या है, ये विसल ब्लोअर के बारे में बात करें जिसने विसल बजाई थी, विसल ब्लोअर जिसने विसल बजाई थी। सच पार्टनर ऑफ एन एलएलपी हैज प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, उसने कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो विसल बजाई थी ना, उस विसल बजाने से हमें फायदा हुआ। जैसे कि आपने एक ऐसी बात इनकम टैक्स को बताई जिससे इनकम टैक्स ने 100 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को डिस्कवर किया, 100 करोड़ की ब्लैक मनी को क्या किया उन्होंने, डिस्कवर किया, अनर्थ किया। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई, सच अ पार्टनर ऑफ एलएलपी हैज प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने एक अच्छी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी। और व्हेन एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय एम्प्लॉय लीड्स टू एलएलपी और एनी पार्टनर ऑफ सच एलएलपी बीइंग कन्विक्टेड, आपने जो बात बोली उसकी वजह से हम उस एलएलपी के अंदर किसी पार्टनर या किसी एम्प्लॉय को जेल पहुंचाने में कामयाब हुए, मतलब हम उसका कन्विक्शन प्रूव करने में हमें हेल्प हुई। तो ऐसे केसेस में कोर्ट या ट्रिब्यूनल आपकी पेनल्टी को रिड्यूस कर सकता है, वेव कर सकता है। साथ ही साथ नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एनी एलएलपी, कोई भी एलएलपी जो विसल ब्लोअर है, नो पार्टनर और एम्प्लॉय जिसने विसल बजाई थी, मे बी डिस्चार्ज, डिमोटेड, सस्पेंडेड, थ्रेटेंड, हरास्ड इन एनी मैनर, मतलब जिसने विसल बजाई थी आप उसको निकाल नहीं सकते, डिमोट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी तक तुम ऑफिसर थे अब तुम क्लर्क बनोगे, डिमोट नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, यूं नहीं बोल सकते कि चलो 1 महीने के लिए तुमको निकाल दिया, थ्रेटन, डरा धमका नहीं सकते, हैरेस नहीं कर सकते उसको किसी भी मैनर में, ठीक। तो ये सारे प्रोटेक्शन कहां दिए हुए हैं, एलएलपी एक्ट 2008 के सेक्शन नंबर 31 में विसल ब्लोअर को ये प्रोटेक्शन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे सर्कमस्टांसेस बताइए जहां पे एलएलपी को ट्रिब्यूनल द्वारा वाइंड अप किया जा सकता है। हमने बोला 5 केसेस ऐसे होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था हमने, क्वेश्चन नंबर 4 में भी, यहां पे भी आ गए 5 केसेस है सेक्शन नंबर 64 के अंदर जब एक एलएलपी को ट्रिब्यूनल द्वारा वाइंड अप किया जा सकता है। जब एलएलपी की खुद की इच्छा हो, एलएलपी डिसाइड्स दैट एलएलपी शुड बी वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। दूसरा, 6 महीने से ज्यादा, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, नंबर ऑफ पार्टनर्स एलएलपी में कितने हैं, 1 से 2 से कम, मतलब एक ही पार्टनर है। तीसरा, एलएलपी ने सोवर्निटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में काम किया, एलएलपी ने पिछले 5 सालों से अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या फिर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, या फिर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल, ये ज्यादा सही है कि हम एलएलपी को बंद कर दें इंस्टेड ऑफ एलएलपी चलाने से। क्वेश्चन नंबर 17, ए बी सी एंड डी द पार्टनर्स ऑफ अल्फा एलएलपी, अल्फा एलएलपी के नाम की एक एलएलपी है जिसके अंदर ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं जिनका इक्वल शेयर है पार्टनरशिप के अंदर। ए हैज मेड एन एग्रीमेंट टू ट्रांसफर 70% ऑफ हिज शेयर टू हिज डॉटर। एक एलएलपी है जिसके अंदर 4 पार्टनर है, ए बी सी और डी, चारों के बराबरी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है। ये जो ए नाम का आदमी था, ए नाम का जो पार्टनर था एलएलपी में, उसने अपने शेयर का 70% अपनी डॉटर एक्स को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। X wanted to access information about the trading transaction of Alpha LLP, claiming that she is entitled to the information as she receive a percentage of profit from LLP। देखो क्या हुआ, A, B, C और D 4 पार्टनर है। A ने बोला कि मैं अपना शेयर किसको ट्रांसफर कर देता हूं, अपनी बेटी X को। हमने बोला बहुत अच्छी बात है, कर दो, बेटी है, कर सकते हो। पर X और डेढ़ शानी निकली। एक्स ने क्या बोला कि मैं ये जो एबीसीडी एलएलपी है ना, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करना चाहती हूं, मैं चेक करना चाहती हूं कि एलएलपी सही से चल रही है या नहीं चल रही है। द पार्टनर्स रिफ्यूज टू ग्रांट हर एक्सेस, वो जो बी सी डी थे ना, उन्होंने बोला चलो भगो यहां से, ऐसे हम तुमको हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स थोड़ी देखने देंगे, मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस थोड़ी करने देंगे। डज एक्स हैव एनी रेमेडी अगेंस्ट द डिनाइल, ये जो एक्स की बात को मना कर दिया है एलएलपी के पार्टनर्स ने, क्या एक्स के पास कोई रेमेडी है क्या एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर? क्या जो पार्टनर ने मना किया एक्स को बुक्स दिखाने से वो सही है? हमने बोला सेक्शन नंबर 42 के अंदर एक बात लिखी हुई है कि कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर कर सकता है।
कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहे तो वो अपना इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, उसमें हमें कोई समस्या नहीं। पर जब आप इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं तो जो ट्रांसफर ही होता है, जो असाइनी होता है, जिसे इंटरेस्ट मिला, उसे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं मिलता है। ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ऐसे केसेस में ये जो एक्स जो चाहती है कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखूं, मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करूं, इसका अलाउ आपको नहीं है। अगर बी सी डी चाहें तो वो मना कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही चाहा और उन्होंने क्या कर दिया, मना, कि नहीं भाई तुमको हम बुक्स नहीं देखने देंगे। और एलएलपी एक्ट भी यही बात बोलता है। तो एक्स के पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। एक्स डज नॉट हैव एनी रेमेडी अगेंस्ट द डिनायल। क्वेश्चन नंबर 18, Messrs Strong Steel LLP was incorporated on 1st of April 2010। 1 अप्रैल 2010 के दिन Messrs Strong Steel LLP नाम की एक LLP बनाई गई। LLP had very good business and made considerable profit during the past year। LLP बहुत बढ़िया बिजनेस था LLP का और पिछले सालों में उसने दबा के पैसा छापा। Recently due to obsolete practices Messrs Strong LLP started making loss। Of course समय सभी का एक जैसा नहीं चलता, इस LLP का भी खराब हुआ और अब ये जीवन में लॉस करने लग गई। Also Messrs Strong LLP did not file its annual returns from 2020 to 2021। 2020-21 से इन्होंने अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं किए। 3 पार्टनर्स डिसाइडेड दैट एलएलपी वुड बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। 3 पार्टनर्स ने बोला कि हमारी एलएलपी को ट्रिब्यूनल बंद कर देगी। द रिमेनिंग पार्टनर ऑब्जेक्टेड टू इट। रिमेनिंग ने बोला कि नहीं, हमारी एलएलपी को ट्रिब्यूनल बंद नहीं करेगी। रेफरिंग टू द सेक्शन 64, सेक्शन नंबर 64 को दिमाग में रखते हुए, क्या ट्रिब्यूनल एलएलपी को वाइंड अप करने का ऑर्डर पास कर सकती है क्या? साथ ही साथ आप बताइए कि एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो क्या एलएलपी के ऊपर पेनल्टी लगती है? ये तो सेकंड पार्ट हो गया, पहले इसको डिस्कस करते हैं। एक एलएलपी है जो पिछले सालों में अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी, बाद में प्रॉफिट की जगह लॉस करने लग गई। साथ ही साथ उसने 2020-21 से एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं किया। 5 में से 3 पार्टनर बोल रहे हैं कि हमारी एलएलपी को ट्रिब्यूनल बंद कर देगी, 2 बोल रहे हैं नहीं करेगी। आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या आंसर है। हमने बोला सेक्शन नंबर 64 में क्या है, ऐसे केसेस दिए हुए हैं जहां पे एलएलपी का वाइंड अप का ऑर्डर कौन दे सकता है? ट्रिब्यूनल। उसमें पहला केसेस क्या है, इफ एलएलपी डिसाइड्स दैट इट शुड बी वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। एलएलपी डिसाइड करती है कि उसको ट्रिब्यूनल वाइंड अप कर दे, पर वहां पे सभी पार्टनर्स की कंसेंट रिक्वायर्ड है। या तो 3 पार्टनर बोल रहे हैं, 2 नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। फिर वहां पे एक चौथे नंबर का केस है कि एलएलपी ने पिछले 5 सालों से अपना एनुअल रिटर्न या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइल नहीं किया। यहाँ पे 2020-21 तो दिया है, पर करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हमें नहीं पता कि अभी 5 साल हुए या नहीं हुए। अकॉर्डिंगली किसी भी केसेस में वो फॉल नहीं करती और हम बोलेंगे कि भैया ऊपर के दिए हुए सेक्शन 64 के केसेस में तो ये एलएलपी फॉल नहीं करती। अकॉर्डिंगली ट्रिब्यूनल तो इसके वाइंड अप का ऑर्डर पास नहीं करेगी। Case of Messrs Strong Limited does not fall under any of the circumstances mentioned above, hence tribunal will not pass order। जो ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर पास नहीं करेगी वाइंडिंग अप का। दूसरा क्वेश्चन क्या था, क्या प्रोविजंस एंड पेनल्टी लगेगी अगर एक एलएलपी ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया? तो हमने बोला एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो एलएलपी के ऊपर 100 रुपए पर डे की फीस लगेगी, मैक्सिमम 1 लाख। डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 100 रुपए पर डे की लगेगी, मैक्सिमम 50,000। इसी के साथ हम लोगों के चैप्टर नंबर 11 दैट इज एलएलपी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने खत्म किए। देखो कितना टाइम लिया हमने, मुश्किल से मेरे हिसाब से हम लोगों ने टाइम लिया मुश्किल से कितना टाइम लिया, हम लोगों ने इसमें लिया 47 मिनट्स। 47-50 मिनट्स में हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं आए तो एक बार फिर से रिवाइंड करिए, पीछे जाइए और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको वापस देखिए, पढ़िए और आप लोगों का काम बन जाएगा। पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, एग्जाम्स बिल्कुल पास में आने वाली है। मिलते हैं कल दूसरे चैप्टर के अंदर। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय।